तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम सीडीपी यानी कि सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता है कि अब सीटेट जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो हम आज की क्लास में 2018, आपको पता है ना 2018 में पेपर ऑफलाइन हुआ था, और आपको इधर भी पता है कि 20 अगस्त को आपका पेपर जो होगा वो भी ऑफलाइन होगा। तो आज की क्लास में हम 2018 में जो ऑफलाइन पेपर था उसमें जो सीडीपी पूछी गई थी 30 नंबर की, उसको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शंस पढ़िए। पहला है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो भाई बच्चे एक्टिव दिख रहे हैं। दूसरा क्या है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बिल्कुल नहीं। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखने में है, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षक को, तीसरा ऑप्शन क्या कहते हैं, शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, ना कि पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। पर एक शिक्षक का यही काम थोड़ी है। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख रहे हैं, मतलब जहां बच्चा एक्टिव हो, राइट आंसर वही है। वैसे भी शिक्षक को एक सुविधादाता कहता है, माना जाता है, मतलब एक शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक एक सुविधादाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। वाह, ये कैसी कक्षा हुई जिसमें कि जो चीजें हैं वो बच्चों से दूरी रखी गई हैं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो, जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी सेल्फ में रखे हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हो, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर निकाला जाए, बिल्कुल नहीं। ऐसे सामग्री का क्या फायदा जो सिर्फ एक बार के लिए बाहर निकाला जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सबसे राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर तीसरा, मतलब कि तीसरा आंसर इसके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। ये क्या कह रहा है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो, मतलब कि खुली गतिविधियां हो और उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, खुली अलमारी यानी कि खुली अलमारी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है, क्लियर। मतलब एक ऐसी अलमारी जिसमें कि आप जब चाहें लाइब्रेरी जाइए, बुक्स निकालिए, पढ़िए। तो ये क्वेश्चन सही हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। दूसरा क्या है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, बिल्कुल। आंसर नंबर 2 मुझे अभी तक तो सही लग रहा है। अगला देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा कि वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है, बिल्कुल नहीं। और वे संसाधन के, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वे संसाधन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें शिक्षक मार्ग और माता पिता मार्गदर्शन कहाँ से आएगा, तो इसका राइट आंसर यानी थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, एक सेकेंड, आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी हो जाएगा इसका, सॉरी दूसरा हो जाएगा सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 150 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं
वो पूरे के पूरे वीडियो में कवर करूं, यानी कि मैंने इसमें सीडीपी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 150 यानी कि सीडीपी, उसके साथ साथ उसमें एनवायरनमेंट, फिर मैथ और हिंदी इंग्लिश, आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर 150 नंबर के जो क्वेश्चन जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर 150 नंबर के जो सीडीपी आती है उसके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी 2005 एनसीएफ जो है कि अपनी समझ से प्राप्त करता है, क्या है? फोर्थ का आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावाद, ठीक है। मतलब रचनावाद को प्रोत्साहित करता है कौन? एनसीएफ 2005। मानवतावाद को तो नहीं करता, व्यवहारवाद को भी नहीं, और ये संज्ञानात्मक सिद्धांत बिल्कुल नहीं, इसमें जाएगा रचनावाद, ठीक है। क्रिएटिविटी को करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे प्रेरित हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं। ये एक इसे प्रेरित समझाइए तो डर से भी बच्चे पहन के आ सकते हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी डर से, अटेंडेंस के डर से अनुशासन बनाए रखेंगे। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, मतलब उनका अटेंडेंस प्रॉपर है। वही भाई 70% अटेंडेंस नहीं होगा तो आप जो भी ये ब्लेम करिएगा या फिर उनको डिस्टर्ब करिएगा, तो ये तो बिल्कुल, ये तो आंसर नहीं, तो डर से भी हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे शिक्षक को स्पष्टीकरण, मतलब शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, जैसे अगर कोई आप देखते हैं कि अगर एक टीचर है, अगर वो अपने क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि जैसे अगर टीचर ने पढ़ाया और बच्चे अगर उनसे पूछते हैं तो टीचर अगर उनका आंसर करते हैं तो उस क्लास में बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जहां बच्चों के क्वेश्चंस को सामने रखा जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उस क्लास में बच्चे ज्यादा एक्टिव होंगे। अब आप इमेजिन करिए कि एक ऐसी क्लास है जिसमें आप बच्चे को, मतलब आपसे बच्चे पूछे और आपने स्टिक की मदद से उनको 2 हाथों पे 2 स्टिक लगाई और उन्हें बैठा दिया, तो क्या लगता है आपको कि आपकी उस क्लास में बच्चे एक्टिव हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत गलत बात है। दंडित करना ये हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं कहती है। अगर हम सबके समय में जो भी पिटाई हुई है, हम अपने बच्चों पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और यही एक अच्छी कक्ष को, एक बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कक्षा में कि बच्चे वहां पे प्रेरित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? आप बताइए इसमें से। तो चलिए ऑप्शंस को पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि शिक्षक को अवास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा है कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, जब बच्चे एक दूसरे के वास्तविक जीवन से परिचित होंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, उनके बिहेवियर को समझेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये एक कक्ष की बहुत अच्छी विशेषता होती है। और जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों के हैं, अगर वो एक दूसरे को समझने लगेंगे, तो कक्ष जो है, जब आप उनके साथ पढ़ाइएगा, इंटरेक्ट करिएगा, तो आपकी जो क्लास है, आपका जो क्लास है, वो जो भी आप पढ़ा रहे हो पाठ, उस समय आपका पाठ प्रॉपर वे से माना जाएगा। मतलब कि अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो और किसी एक बच्चे को, किसी इंडिविजुअल बच्चे को तो समझ आ रहा है क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज है, और उससे दूसरे बच्चे जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? ये बच्चों के अधिगम, मतलब उसके लिए सही नहीं है। ये एक सार्थक अधिगम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है, बताइए। अनुशासन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए कहना। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चुप्पी साधे रहने के लिए कहना और शिक्षकों को निर्देशित करना। अब बताइए इसका राइट आंसर, आप ही बताइए क्या हो सकता है। तो 7 का राइट आंसर, दूसरे को देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित, ठीक है, और मॉनिटर करने के लिए कहा जा सकता है। पहला तो रट के तो हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, रट्टू तोता तो उन्हें बनाना नहीं है। चुप्पी साधे होंगे तो बच्चे कहाँ से एक्टिव है, और शिक्षक को निर्देशन देना, अब बच्चे शिक्षक को निर्देशन कैसे दे सकते हैं, तो ये भी इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है, चलिए देखते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण, पहला ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल पर्यावरण। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखिए, वो कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, ये भी देखा कुछ। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, मतलब जीन्स द्वारा। अच्छा, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। राइट आंसर बताइए, 8 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता से होते हैं और कुछ अन्य वातावरण से। मतलब ये जो आंसर है ये अनुवांशिकता यानी हमारे जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों को इंक्लूड करके बच्चे का होल डेवलपमेंट कह रहा है। मतलब एक बच्चे का संपूर्ण विकास पर्यावरण तथा उनकी अनुवांशिकता पर ही तो निर्भर करता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल। बच्चे गुणात्मक चरणों में होते हैं, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर अभ्यास करने से अधिगम होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 4। 9 का आंसर हो गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार, क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया है, मैं पढ़ूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। विचार की एक सीमा नहीं है। आंसर करिए। क्या? अनुत्क्रमणीय ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रतीकात्मक विचार, विकास का विचार का विकास। और ये नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 यानी प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं भाई। तो पहला क्या कह रहा है ऑप्शन, कि वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़िए, वे क्या कहते हैं कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग भी राइट आंसर बताइए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वे अपने इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। अच्छा, और यह समय बीतने का एक सुखद तरीका है। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है हमसे कि डैश के अलावा इसके अलावा पूछ रहा है। तो ये नेगेटिव में इसका आंसर होगा ना। ये तो सारे पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव तो यही है ना। क्या हम कक्षा में समय बिताने के लिए, सुखद समय बिताने के लिए जाते हैं? नहीं, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव ही है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शंस है आपके। ऑप्शन नंबर 1 कहता है
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। सही है भाई, ये तो सही है। विभिन्न तरीकों से इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, ये तो इसका आंसर सही लग रहा है। क्योंकि जब बच्चे, अच्छा आप एक बात बताइए, अगर बच्चा सिर्फ एक पहलू से सोचे, सिर्फ एक पहलू से अगर सोचता है तो क्या है, कहाँ, अगर वो विभिन्न तरह से सोचे नहीं, क्रिएटिव उसकी सोच हो ही नहीं पाएगी। वो तो एक समय में एक ही दिशा में सोच रहा है। इसका सेकंड आंसर क्या कह रहा है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? बिल्कुल। और सही जवाब क्या है? नहीं। इसमें सबसे अच्छा आंसर जो इसके साथ सुटेबल जा रहा है वो है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये गंभीर सोच बच्चों में होनी चाहिए, जो उनके सोच को उनके सोच को बढ़ाता है। अगर बच्चे ब्रॉडली कॉन्सेप्ट में और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे दिशाओं में सोचेंगे, मतलब बहुत सारा दिमाग लगाते हैं ना, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी वो बढ़ती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए, प्रगतिशील कक्षा का वर्णन सबसे अच्छा कौन सा क्लास करेगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना बनाना मतलब प्रोजेक्ट बनाना और सहयोग से सीखना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्या कह रहा है, पहले तो परियोजना कैसे बनाएंगे, पहले बच्चा सीखेगा तब तो। ये भी नहीं। आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया आंसर नंबर 2। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्रगतिशील कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? बताइए, इसका राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है जीवन सच्चा शिक्षक है, ये तो है, पर ये इसका राइट आंसर होगा? बताइए, जीवन सच्चा शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जीवन सच्चा शिक्षक है। ओके, ऑप्शन इसके क्या है, एक है, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। कब तक जारी रखिएगा? तीसरा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। भाई, स्कूलों की तो आवश्यकता होगी। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। तो ये तो आंसर सही लग रहा है, सही बात है भाई। तो सही अगर लग रहा है तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर, एक सेकंड, क्या हो गया? आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4, एक सेकंड, आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से माना जाता है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा है? इनमें उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन हमें पढ़ने ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस ले लिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है। अच्छा, और इससे बेटर ऑप्शन, तो ये क्या कहता है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले, और आप क्या करिएगा? अगला क्या कहता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे क्या कहता है कि सहयोग के साथ, मतलब बच्चा एक्टिव है, बच्चा कर रहा है। अगर बच्चे से कहीं मिस्टेक होती है तो आप उसकी हेल्प करिए। ऐसा नहीं कि उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बच्चे पे ही है। भाई, कि अब तुम करोगे नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। नहीं। स्त्री लक्षण एवं पुरुष लक्षण को संदर्भित करता है। स्त्री लक्षण और पुरुष लक्षण को संदर्भित करता है। मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन करता हूँ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं मतलब इसमें उनमें औरत में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है इनमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है,
अगला देखिए, बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के लिए लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब बताइए बच्चे कहाँ कहाँ से, तो बिल्कुल मीडिया से भी बच्चे लिंग की भूमिकाएं, उसके बाद समाजीकरण से और संस्कृति से। यहाँ पे लिंग की भूमिकाओं का मतलब समझिए, अगर एक लड़का है और अगर एक लड़की है तो वो अपनी भूमिकाएं, मतलब क्या हमें ट्यूशन भेजा जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, बच्चे संभालने आना चाहिए और पता नहीं क्या क्या, और जो मेल है वो फुटबॉल से खेल सकते हैं, तुम्हें गुड़िया से खेलना है, तुम्हें बचपन में ही किचन सेट ला के दे दिया जाएगा। तो क्या ये इस चीज के लिए मम्मी पापा आपको ट्यूशन लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। मीडिया से हम सीखते हैं, बिल्कुल। समाजीकरण से तो सबसे ज्यादा सीख रहे हैं, परिवार से सीख रहे हैं, संस्कृति से सीख रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, सुना है, पता नहीं आपके पेरेंट्स ने लगाया होगा, बट हमने तो नहीं सुना कभी कि किसी पेरेंट्स ने बच्चों को इसके लिए ट्यूशन लगाया है कि आपको ये सीखना है कि आप अगर मेल है या फीमेल है तो आपको आपकी भूमिकाएं क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूशन। यानी हम बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाते हैं कि आप मेल हो तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है और आप फीमेल हो तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना क्या है, आलोचनाओं में से एक यह है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि वे बच्चों की क्षमता को स्पष्ट क्या है तस्वीर नहीं देते हैं। नहीं तो है नहीं भाई, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बिल्कुल मानकीकृत, ये तो हो सकता है इसका आंसर। पक्षपात कर देते, इनकी भाषा को समझना मुश्किल, ऐसा भी नहीं है। और परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, तो ये तो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? तो यहाँ पे एकाधिक पूछ रहा है। बुद्धि, ऑप्शन पहला है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि उसके बाद सेकंड कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, तीसरा कह रहा है बुद्धि कई प्रकार की होती है, और चौथा कह रहा है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की होती है। बिल्कुल। अब बताइए मुझे बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर करिए कमेंट। देखिए, बच्चों को प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, तो ये तो सीखने के लिए पूछ रहा है, सीखने का और लिए दोनों पूछ रहा है ना यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए क्या कहता है, भी बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानना, मतलब बच्चों की प्रगति को भी चेक करना, हमने जितना पढ़ाया है, बच्चे किस लेवल तक पहुंचे हैं, और फिर उनकी उपलब्धियों को भी देखना, और फिर नेक्स्ट क्लास में अगर वो जाते हैं तो जिस जिस पॉइंट पे वो वीक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक को वो समझने में अभी भी कमजोर है, उस पर ध्यान देके उनको, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से कौन संबंधित नहीं है। देखिए क्या कहता है, यह बच्चों को धीमे खराब व बुद्धिमान रूप से चिन्हित करता है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके अलग भी ऑप्शन इसको पढ़ते हैं। इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा निर्वाचित किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों का केंद्र है। तो अगर ये नहीं पूछ रहा है तो नहीं का भाई नहीं, इसका आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। तो ऑप्शन पहला है एक आनुवांशिक दिनचर्या, दूसरा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन। और तीसरा क्या कहता है, यह साधन समृद्ध वातावरण, एक साधन समृद्ध वातावरण बच्चों की प्रतिभाशाली के कारण हो सकती है, एक साधन समृद्ध वातावरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कैसे कक्षा की माहौल की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। नहीं, बिल्कुल ये तो करना ही नहीं।
हम किसी भी बच्चे को किसी भी बेस पे, उनके जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, किसी बॉडी शेमिंग, किसी भी आधार पर उनको हम वर्गीकृत बांट नहीं सकते हैं। वे अच्छा व्यवहार सीखता है, उन्हें अच्छे व्यवहार सिखाता है। अच्छा, इससे अच्छा आंसर, उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देना। बिल्कुल सही बात है। वो जिस कल्चर से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके संस्कृति को और उनके भाषा को महत्व देना तथा उनका उपयोग करना। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कक्षा में अगर 10 बच्चे हिंदी बोलने वाले हैं, उसमें से 2 या 4 बच्चे मराठी, तमिल या तेलुगु या इधर से अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं या बंगाली बोलने वाले हैं, तो आप उनको निगलेक्ट ही कर दोगे, मतलब उनका सुनोगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको उनकी भाषाओं को भी अपने भाषाओं के साथ मैच करके, उनमें समाहित करके, उनके भाषाओं को महत्व देके अपने कक्षा को बहुभाषिता कक्षा बनानी चाहिए। मतलब बहुत सारे भाषाओं को एक कक्षा में समझा जाए, पढ़ा जाए। वो जो अपने घर से, यानी जो उनकी मदर टंग है ना, जो उन्होंने सीखा है अपने घर से, उनके भाषा को भी हम 100% महत्व देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर बताइए। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ने की जिम्मेदारी दी जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? क्या कह रहा है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर उन्हें अतिरिक्त समय देकर। बिल्कुल नहीं, स्नेह आप देते हो, सिंपैथी देते हो, ये किसी भी बच्चे के लिए सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं और हम जल्दी जल्दी में हाँ समझ के गलत टिक करके चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आंसर बताइए। पहला कहता है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नहीं। अति संवेदनशील, ये क्या है ना, ये एक विकार है। ठीक है। इस समय बच्चे जो है ना अति संवेदनशील रहते हैं। वो 10 मिनट 5 मिनट कहीं स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या हम उन्हें चिल्लाकर फटकार लगाकर चुप करा देंगे? बिल्कुल नहीं। और ये नहीं पूछ रहा है एक कार्य छोटी छोटी, ये तो इसका सही आंसर है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना। बिल्कुल सही बात है। उन्हें दैनिक कार्यक्रम और शारीरिक गतिविधियों समझना, ये भी सही है। सबसे इसमें नहीं, मतलब गलत आंसर क्या है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार देना। और गलत ही हमसे पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं का नहीं ये है। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो क्या है? विकलांग है, डिसलेक्सिया है। बिल्कुल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नहीं कर सकता है मतलब ऑप्शंस पढ़िए। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये तो सही है। तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ठीक है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, नहीं पूछा है ना। अभिसारी सोच वाले प्रश्न पूछना, यही आंसर इसका सही होगा। आंसर नंबर फर्स्ट 28 का आंसर नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? बताइए। उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डर, क्योंकि उत्तेजना भी एक संवेग है, इमोशन है, स्मृति भी है और ध्यान भी है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, कोई बच्चा है 3 साल का, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता होगा दूध बूथ पर दूध लाने के लिए। वो देखता है कि मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं है गाय भैंस से दूध निकालते हुए। उसने देखा कि मम्मी के साथ या पापा के साथ वो जा रहा है वहां से दूध लाने के लिए, और वो देखता है कि वहां पे एक मशीन है जिसके अंदर से दूध निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? अब इस पूरे प्रोसेस में बच्चा क्या समझा, ये पूछ रहा है। देखिए बच्चा क्या समझा है यहाँ पे। अब बच्चे का परिवार अच्छे से प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ये तो अलग बात है ना कि बच्चे का परिवार प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे की को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है,
ठीक है, तो 3 साल का बच्चा है, अभी कितना बड़ा ज्ञान ले लेगा भाई वो। ये भी इसका आंसर सही नहीं लग रहा। ये देखिए, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल सही। वो 3 साल का बच्चा अभी वर्ल्ड टूर पे थोड़ी निकल जाएगा, तो वो क्या है, वो जो उसका एक्सपीरियंस, जो वो बता रहा है कि मशीन से दूध निकलता है, गाय या भैंस को उसने देखा नहीं है, बकरी को, तो फिर वो तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा है ना कि जब वो मम्मी या पापा के साथ दूध बूथ पर जाता है दूध लाने के लिए, तो वहां उसने देखा कि मशीन से दूध निकला, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, नहीं देखा, देखा वो अलग बात है। यहाँ पे बच्चे का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो हम अलग किसी टॉपिक को नहीं सोचेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीडीपी के लगभग 30 क्वेश्चन को देखा, जो 2018 के आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।